शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक मंच है। कुसुम सरोवर, इसे भी यहां पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था, इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा। इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ यह भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है। एक समय था सब पूरी परिक्रमा करते थे, कई बार वहां जाते थे, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा देना यह स्थानीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है। और आज पीपीपी मोड़ पर यह सुविधा बरसाना के लिए उपलब्ध हो चुकी है। यहां पर भी सुविधाएं होनी चाहिए और मुझे लगता है विरासत के संरक्षण, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उसको विकास की एक नए कलेवर के रूप में हमें प्रस्तुत करना, यह आज की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पे गोवर्धन की तहसील भवन का भी लोकार्पण हो रहा है। वहां के माननीय विधायक जी को मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। अन्य विकास से जुड़े हुए तमाम कार्य आप यहाँ पर हम लोग आप यहाँ पे आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं और विकास की भी तमाम योजनाओं का, जिसमें गोकुल बैराज की अपस्ट्रीम में जहां पर हम सब की आस्था और मान्यता है कि वासुदेव जी ने भगवान गोकुल तक पहुंचाने का काम वहीं पे यमुना जी को पार किया था, वहीं वासुदेव वाटिका का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं और बड़ी यानी लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से उसकी एक बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पर्यटन जन सुविधा केंद्र बरसाना के लिए भी आज यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार से और भी अन्य विकास की योजनाओं को लेकर के आज यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहां पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं,
हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित होगा। लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये ब्रज क्षेत्र अपनी इस विरासत को संरक्षित करते हुए निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य शासन दोनों मिलकर के इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी सर्वोत्तम होगा वो हम करेंगे, हम लोग करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज से 7 वर्ष पहले जब यूपी की चर्चा होती थी, यूपी की चर्चा किन मुद्दों पर होती थी? यूपी की चर्चा दंगों के कारण होती थी, यूपी की चर्चा जवाहरबाग जैसी घटनाओं के कारण होती थी, यूपी की चर्चा गुंडागिर्दी और अराजकता के कारण होती थी। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा जब होती है तो वह यहां के रंगोत्सव से होती है, जन्मोत्सव से होती है, जन्माष्टमी के आयोजन से होती है। अयोध्या धाम में 500 वर्षों की 505 सदी की
इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला के पुनः विराजमान होने को लेकर के होती है, काशी की कायाकल्प को लेकर के होती है, वैष्णव कुंभ को लेकर के होती है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के होती है, तीर्थ धामों के विकास के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह उस रूप में होती है। और विकास के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज लोगों को लगता है कि हां, अब उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है। और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में, जिस उत्तर प्रदेश को पहले विकास का बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय के माध्यम से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके तेजी के साथ उसमें योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और ये विकास की योजनाओं का जो आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं देखता हूं हमारा हर जनप्रतिनिधि उन चीजों को लेकर के, गोवर्धन के विधायक उसके लिए, मथुरा वृंदावन के विधायक विकास के लिए, यहां की भावनाओं का सम्मान हो, यहां की आस्था का संरक्षण करते हुए हमें विकास कराना है। बलदेव के विधायक उसके लिए, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, वहां के विकास के साथ साथ यहां की विरासत के संरक्षण के साथ साथ अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, उनका आय को बढ़ाने की दिशा में। मार्ट के विधायक के स्तर पर भी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, सबके स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना। और संयोग से एक अच्छा दुर्लभ संयोग है, विकास के इस अभियान को आज कला जगत की, भारत की सुविख्यात अभिनेत्री के रूप में, जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपने अभिनव के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर कला जगत में एक नाम कमाया है, आज वह यहाँ की सांसद के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में यहाँ के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। मैं हेमा जी को तीसरी बार विजयी होने पर उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और आज यशोदा मैया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित उनकी इस नृत्य नाटिका के मंचन के लिए भी मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं कि आज उनके द्वारा पांचजन्य प्रेक्षागृह में वे जिस प्रकार की अपने, जिस प्रकार का कार्यक्रम चाहते, जिस प्रकार का प्रेक्षागृह चाहती थी, हम लोगों ने उस समय कहा था तीर्थ विकास परिषद से भी, संस्कृति विभाग से, भाई देखो कला के बारे में वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकती है, आप एक बार उनसे जरूर राय लेना। और वह अपने, मैं देख रहा हूं कलाकार के लिए समय निकालना बहुत कठिन होता है, उनकी अपनी व्यस्तता होती है, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, पहले से शेड्यूल तय होता है। तब भी मैं देखता हूं किसी भी अन्य कलाकार की तुलना में हेमा जी मथुरा वृंदावन के लिए ज्यादा समय देती है, हर कार्यक्रम में सहभागी बनती है, पर्व और त्योहारों में यहाँ के बीच में आकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद लेती है, यहाँ के लोगों के बीच में कार्यक्रम में भागीदार बनती है। और फिर विकास की योजनाओं को लेकर के वे लखनऊ भी आती हैं, दिल्ली भी पहुंचती हैं, साथ साथ बार बार फोन करके पूछती भी हैं कि हमारे यहाँ के इन विकास के कार्यों का क्या हो रहा है, ये भी पूछती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो भूल गई, फोन से भी बात करती हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं पिछले 25-26 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में, पिछले 7-7.5 वर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में, और एक कलाकार, इतना बड़ा कलाकार इतना समय क्षेत्र को दे, इतना समय विकास के कार्यों में रुचि ले, अपने जनता जनार्दन के बीच में अपनी जनता को जनार्दन मान करके उनके बीच में अपने प्रस्तुति को वहां पर उनके साथ प्रस्तुत करने के साथ साथ आस्था के साथ साथ मनोरंजन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और ब्रिज तो यही है जहां आस्था भी है, जहां विश्वास भी है, जहां कला भी है,
संस्कृति भी है और प्रेम भी है। एक साथ इन सब का समन्वय ही ब्रज की पहचान है और हम लोग इसी पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव की इस पूर्व संध्या पर आयोजित इस भव्य आयोजन के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मथुरा वृंदावन वासियों को, पूरे जनपद वासियों को इस भेंट की बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विरासत और विकास का यह क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इन पूज्य संतों के आशीर्वाद से, इन माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आप सबकी कृपा से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको हृदय से बधाई, मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। खबर की ओर पूरे देश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं संगम नगरी में भी लगातार विरोध जारी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में बांग्लादेश का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। ये रिपोर्ट देखिए। मोर्चा के लोग आज बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं और साथ ही विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला किया गया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए, आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने क्या मांग? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहनों की जो बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है वो जल्द से जल्द उसे रुकवाया जाए और जल्द से जल्द हिंदू भाइयों को मंदिर तोड़ना बंद करें और उनके जितने भी धार्मिक स्थल उनकी सुरक्षा की जाए। मौजूदा सरकार से मैं ये अपील करती हूँ कि हमारे हिंदू भाई बहनों पर हो रहे अत्याचार को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और देश में जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी सुपर लीडरशिप देख रही है, सुप्रीम लीडरशिप से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द अत्याचार को बंद कराया जाए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दी जाए। बहन बेटी किसी भी जगह की हो, वो हमारी बहन बेटी है। हम उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए आवाज उठाते हैं। इस अत्याचार को जितनी जल्दी हो सके, हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी, कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए से इस मसले का कोई हल निकाला जाए। लोगों से बात करेंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से कि जिस तरह से ये हो रहा है हमला, उनकी मांग है। आप लोग की क्या? हमारी मांग है कि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए और हम बांग्लादेश सरकार से ये मांग करते हैं कि वहां पर जिस तरीके से मंदिरों को और बहु बेटियों को वहां पर तोड़ा जा रहा है या उनकी इज्जत लुटी जा रही है, उसको बंद किया जाए। वरना हम प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करे थे, बांग्लादेश में भी एयर स्ट्राइक करने में देर नहीं करेंगे। इसलिए और लोगों से बात करेंगे। आज यहाँ पर जिस तरह एयर स्ट्राइक की बात की गई है, आज आप लोग ने क्या किया, किस तरह से पुतला जलाया? यहाँ जो है वही बांग्लादेश के ही पुतला जलाया गया है और हम लोग चाहते हैं कि सबकी बहन बेटी, हिंदू भाई भी सुरक्षित। इस तरह से लगातार विरोध हो रहा है और जगह जगह पुतले जलाए रहे। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग यहाँ सुभाष चौराहे पहुंचे हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री से भी साथ ही मांग की है कि इसकी बात करी जाए और पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाई जाए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने की तैयारी जोरों पर है। बाजार में इस अवसर पर सजावट, खरीदारी और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे शहर के बाजारों में श्री कृष्ण के आकर्षक पोशाक और अन्य पूजा सामग्री से दुकानें भी सज गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कल जन्माष्टमी है, उससे पहले बाजारों में अब रौनक दिखने लगी है। दुकानें सजी हुई हैं, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे नमकीन की या फिर भगवान के कपड़ों की। आप देख सकते हैं इस समय हम लोकनाथ क्षेत्र में हैं और यहाँ पर भगवान के कपड़ों की दुकानें सजी हैं और लोग खरीदारी तेजी से कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे दुकान के दुकानदार से। ये बताइए, आपके यहाँ दुकान पर जो भगवान के कपड़े हैं, किस रेट से किस रेट तक? भैया 5 रुपया से लेके 1000 रुपए तक के कपड़ा है। इस बार किस तरह से बिक्री हो रही, कितनी महंगाई? बिक्री बढ़िया है भैया, महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छे से काम चल रहा है? हाँ, बहुत भीड़ है, तो लोग आ रहे हैं देख रहे हैं स्वयं दुकान के सीन ले। और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, खरीदारी कर रही हैं, आप लोग थोड़ा बताइए, आप लोग खरीदारी करने आए, कितने उत्साहित? भगवान आ रहे हैं, कितने उत्साहित जन्माष्टमी? जी, हम लोग जन्माष्टमी को लेके बहुत सारे जितने लोग हैं, जितने श्रद्धालु हैं, सब शॉपिंग कर रहे हैं और हम लोग खरीदारी भी कर रहे हैं जन्माष्टमी को लेके। ये एक भारतीय सनातन परंपरा का बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है और जन्माष्टमी के लिए
जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, जिसमें कृष्ण को सजाना और अपने बच्चों को सजाना और तरह तरह की इसमें अपने उत्सव को मनाना। बस खरीदारी हो जी जी खरीदारी हो रही है। और लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और लोग से बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग आए हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? सर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। दो एक तीन तो हम लोग सामान लेने आए हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग बहुत उत्साहित हैं और अपने कार्यक्रम को अच्छे से मनाएंगे। देखिए, जन्माष्टमी से पहले लोग बहुत उत्साहित है और लगातार खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में जो कपड़े हैं वो 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक हैं, मगर अब लोग भगवान कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही ऐसे में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी होंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी में जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, तो वहीं इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व की विशेष तैयारियां की गई हैं। इस्कॉन मंदिर में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। जहां जन्माष्टमी को लेकर पूरे शहर में तैयारी जोरों शोरों पर है, तो ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में भी हर साल की तरह भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी वृंदावन से ठाकुर जी के लिए वस्त्र आए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये वस्त्र आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो कीमत है लाखों रुपए से भी ज्यादा है, लमसम करीब 4 लाख रुपए के आसपास की इसकी अनुमानित कीमत है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें पूरी जो कारीगरी है वो स्टोन और डायमंड्स, यानी डायमंड्स जिसे कहते हैं उस टाइप से यहाँ पर पूरी तरह से इसमें करी गई है। और जो इस ड्रेस का वजन है वो काफी हैवी है। फिलहाल हमारे साथ अविनाश जी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, हम उनसे बात करेंगे इसमें किस तरह की तैयारी इस बार चल रही है, मंदिर में क्या खास है। जी जी, जैसे जन्माष्टमी का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है सभी भक्तों के लिए। और प्रयागराज के सभी लोग बड़े आशावादी होते हैं कि इस्कॉन के इस केंद्र में आकर भाग लें, भक्तों के साथ भगवान के कीर्तन में और दर्शन में ये इसमें रुचि लें। तो भक्तों का भी प्रयास होता है कि भगवान के लिए उच्चतम क्वालिटी की सेवा हो, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने स्पेशली वृंदावन से ये ड्रेस ऑर्डर करी। और भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान को सबसे उच्चतम जो उपहार हो वो हम दे सके, अपने तरफ से सेवा दे सकें। तो उसी का एक छोटा सा ये प्रयास है। साथ ही साथ हमारी और भी तैयारियां हैं जो कि हम आपको बाहर चलकर दिखाएंगे। अविनाश जी के साथ हम चलते हैं और बाहर और भी जो तैयारियां चल रही है उसको भी देखते हैं। किस तरह से ये ड्रेस आए हैं वो तो अलग चीज है, मगर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी भगवान के भजन गीत कर रहे हैं और यहाँ पर वे आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी है। कल की तैयारी में अभी सब डूबे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे किस तरह से उत्साहित हैं और पूरी तैयारी इस्कॉन मंदिर में तेजी से चल रही है। और अविनाश जी से हम आगे बात भी करेंगे, यहाँ पर यज्ञ किया गया है, वो यज्ञ का क्या खास मकसद है, किस तरह से ये यज्ञ किया गया है। अविनाश जी, ये जो यज्ञ किया गया है आदिवासी यज्ञ, इसके पीछे की क्या वजह है, इसको क्यों किया जाता है, और जिस तरह से ये कल जन्माष्टमी होगी ये इसके पीछे यज्ञ करने की क्या खास वजह है। जो जन्माष्टमी की जो गतिविधियां होने वाली है, जो पर्व होने वाला है, उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद से ये सारा कुछ अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए और भगवान का आवाहन करने के लिए ये यज्ञ किया गया था। तो इसमें हमारे पूरी जो पुजारी की टीम है इन्होंने बहुत सुंदर रूप से जो यज्ञ वेदी की व्यवस्था करी और पूरे जो हमारे नारदीय पंचरात्र विधि के जो परंपरा है उसको पालन करते हुए उन्होंने पूरी अच्छी सुंदर व्यवस्था करी। ये भी कहा जाता है जो आदिवासी यज्ञ होता है जन्माष्टमी से पहले भगवान जल्दी अवतारित हो और कंस से मुक्ति, क्या इसके पीछे ये भी जी ये भक्तों की अपनी एक लालसा है कि वो भगवान को एक आह्वान देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर हमारे इस सेवा को स्वीकारें और भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करें। तो यही छोटा सा एक प्रयास है जो भक्त अभी कर रहे हैं। साथ ही साथ अनेक तैयारियां चल रही है, जैसे आप देखें मंदिर में सजावट का कार्यक्रम हो रहा है और सभी भक्त जुटे हुए हैं यहाँ पे सेवा के लिए। कई सारे हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे आके पूरे मंदिर में भगवान के सजावट से लेकर कीर्तन की तैयारी हो रही है, भोग की तैयारी हो रही है, अनेक स्टॉल लगने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो नवनिर्माण जो मंदिर का हो रहा है उसको लेकर भी कई सारी स्टॉल्स होंगे और अनेक कार्यक्रम जो गीता और भागवत पर आधारित हमारे मंदिर में कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर भी लोगों को प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें लोग जान सकेंगे कि कैसे वो गीता और भागवत के इस ज्ञान से जुड़ सकते हैं। एक आखिरी छोटा सवाल है कि कल मंदिर में जन्माष्टमी है
और ऐसे में कितने श्रद्धालुओं के अनुमान किया जा रहा है? जो हमारे पिछले साल के जितने लोग आए हैं उस हिसाब से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 2 से 3 लाख लोगों का दर्शन लेने के लिए वो कल पूरे दिन भर आएंगे। साथ ही साथ अगले दिन भी श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी भी व्यास पूजा है, उनका भी आविर्भाव दिवस है, तो उसके लिए के भी बहुत विशेष पर्व है, विशेष व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पे प्रभुपाद जी के योगदानों को स्मरण करते हुए हम प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए उनका गुणगान करेंगे। देखिए, हमारे साथ ये व्यवस्थापक है अविनाश जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह से पूरी तैयारियां चल रही है और आपको दिखा दें मंदिर में जहां पूरी तरह से सजावट की जा रही है कि जन्माष्टमी का पर्व अच्छे से मनाया जाएगा और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो इस तैयारी में जुटे हुए हैं और कल जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण यानी ठाकुर जी अपने दर्शन देंगे और भक्तों की भीड़ लगेगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ में मंडलायुक्त ने पार्कों में बाइक सुविधा का किया उद्घाटन। जनेश्वर मिश्रा पार्क और गोमती रिवर फ्रंट की बाइक से कर सकेंगे सैर। बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग जन उठा सकेंगे सुविधा का लाभ। कुशीनगर में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप। 57 अभियुक्त गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। बिजनौर में किसान एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होने से टला। ट्रेन 2 भागों में बटी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ हादसा। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कन्नौज में विद्युत कनेक्शन के नाम पर जेई ने मांगी रिश्वत। विजिलेंस टीम ने जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। गुड़सहाय गज के विद्युत उपखंड का मामला। प्रतापगढ़ में प्रेमी युगल ने ट्रेन आगे कूद कर दी जान। रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी। नगर कोतवाली के चिलबिला रेलवे स्टेशन के पास का मामला। सहारनपुर में बाइक और साइकिल की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 5 घायल, एक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। पंखे पर लटका मिला शव। परिजन ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। अमरोहा में बियर बार के पास अधमरी हालत में मिला युवक। इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। फर्रुखाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा का मामला। परीक्षा का आज तीसरा दिन। 18 परीक्षा केंद्रों में हो रही परीक्षा। नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। महिला सवारी से छेड़छाड़ का किया था प्रयास। ऑटो, तमंचा और कारतूस बरामद। इटावा में शख्स की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में सड़कें हुई खस्ता हाल। प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। फर्रुखाबाद पुलिस भर्ती परीक्षा का मामला। परीक्षा का दूसरा दिन। कड़ी निगरानी में पूरी हुई परीक्षा। रायबरेली में बाइक सवार युवक की हादसे में हुई मौत। सड़क निर्माण में गिट्टियों से फिसलकर गिरा हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। महोबा में रोडवेज बस की हालत हुई खस्ता हाल। यात्री धक्का लगाने को मजबूर। एसआरएम को फोन पर दी गई हिदायत। वीडियो हुआ वायरल। बरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मजदूर के घर का 2 महीने का लाखों का आया बिल सही करवाने के लिए उपभोक्ता लगा रहा चक्कर। मुजफ्फरनगर में गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते की खुदकुशी। परिजनों में मचा कोहराम। फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।